हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के 25 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर को सॉल्व करते होगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर कई सालों में आ चुके हैं या आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको इन सभी 25 क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत एक क्वेश्चन जो है आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और हो सकता है आपको 100% क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो इसीलिए आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है, ध्यान करके पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के समय कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ना पड़े। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, आपको एफ ब्लॉक के बारे में बताना है। एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ठीक है। अब बच्चों जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ कक्षक में भरे जाते हैं, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो यानी कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर एफ कक्षक में भरा जाता है तो वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। किस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे बच्चों? एफ ब्लॉक्स के तत्व कहलाएंगे। अब होता क्या है, एफ ब्लॉक जो है बच्चों हमारा, इसमें कुल 28 तत्व पाए जाते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक में 28 तत्व पाए जाते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक जो है उसमें पूरे 28 तत्व उपस्थित हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जो बच्चों हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, उनको अंतः संक्रमण तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। चीज आपको याद रखना चाहिए और हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूछ ले कि आपको संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। आपको याद रखना है एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व भी हम कहते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के तत्व को निम्न दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, यानी कि एफ ब्लॉक से जो एलिमेंट्स हैं उनको निम्न दो श्रेणियां हैं जिनमें उनको विभक्त किया गया, जिनमें उनको बांटा गया। अब वो दो श्रेणी क्या है, एक तो है लेंथेनाइड या फिर इसे 4F श्रेणी कहते हैं, एक होती है एक्टिनाइड जिसे हम 5F श्रेणी कहते हैं। अब बच्चों आप चाहे लेंथेनाइड कहो या फिर 4F कहो, बात एक ही है। आप चाहे एक्टिनाइड कहो या फिर 5F कहो, बात एक ही है। एक लेंथेनाइड में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे एफ कक्षक में तो भरे जाएंगे, लेकिन 4F कक्षक में भरे जाएंगे, उन्हें लेंथेनाइड्स कहेंगे। एक्टिनाइड अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 5F कक्षक में जाएंगे, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथेनाइड्स की। अब देखिए बच्चों अगर आपको एफ ब्लॉक 2 नंबर में पूछा जाता तो सिर्फ आप यहीं तक लिखकर छोड़ दोगे, अगर 3 से 4 या फिर 5 नंबर में पूछा था तभी आप इस पूरे को लिखेंगे। अब लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या फिर लेंथेनाइड्स या फिर 4F श्रेणी होता क्या, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरे जाते हैं लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। यानी कि जो भी तत्व है उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी का इलेक्ट्रॉन होगा, वो अगर 4F कक्षक में जाता है तो समझिए वो लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। अब लेंथेनाइड श्रेणी जो होता है इसमें सीरियम Ce58 से लेकर ल्यूटीशियम Lu71 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित है। देखिए F4 जो एफ ब्लॉक है इसमें कुल 28 तत्व पाए जाते हैं, इनमें से 14 तत्व ऐसे हैं जो हमारे लेंथेनाइड्स में पाए जाते हैं, जिसमें सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के हैं। यानी कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के जो भी तत्व हैं वो हमारे लेंथेनाइड्स में आते हैं। अब इसमें कुल 14 तत्व हैं, इस लेंथेनाइड को 4F श्रेणी का तत्व भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। बात आती है सर लेंथेनाइड्स का उपयोग कहाँ करते हैं। लेंथेनाइड्स का उपयोग नहीं, मतलब इसमें जो तत्व आते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है। तो बच्चों चरम बनाने में हो गया, गैस मेटल बनाने में होगा, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन में भी इसका उपयोग होता है। अब दूसरी हमारी श्रेणी बचती है एक्टिनाइड। अब जो बच्चों हमारी एक्टिनाइड है या फिर 5F श्रेणी से हम कहते हैं, तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरे जाते हैं। किस कक्षक में बच्चों? 5F कक्षक में भरे जाएंगे, उन्हें एक्टिनाइड्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स श्रेणी के तत्व। इसमें क्या होता है, 90 थोरियम से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के तत्व उपस्थित हैं और कुल कितने तत्व उपस्थित हैं? 14। यानी कि 14 एक्टिनाइड में है और 14 लेंथेनाइड में है, टोटल 14 दूनी 28 हो गए और एफ ब्लॉक में कुल तत्व आते हैं 28। इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं, समझिए। अब बात आती है कि सर एक्टिनाइड के उपयोग क्या क्या है या 5F श्रेणी के उपयोग क्या है। तो गैस मेटल बनाने में, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें भी इन तत्व, इनमें जो तत्व आते हैं उनका प्रयोग होता है। कांच के निर्माण में भी प्रयोग होता है, कैंसर के उपचार में भी इन तत्वों का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे एक अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि क्या होता है कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, जो भी विभेदी इलेक्ट्रॉन होगा n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है, n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है, तो वे तत्व अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, इन्हें f ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। जो f ब्लॉक के तत्व इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगर आप डिफिनेशन सहमत नहीं है तो आप दूसरी डिफिनेशन लगते हैं। f ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनके विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो f कक्षक में भरे जाते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें चारों सूत्र आए थे, सफेद कशिश, नीला थोथा, मोहन रबड़, हरा कशिश। अब होता है कि इनके आपको सूत्र लिखना था। एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था, सभी के एक एक नंबर थे, सूत्र लिखना था। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर ये 12th में नहीं आता है। बच्चों आता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैंने सॉल्व कराऊंगा 2022 का, मैं जल्दी ही कराने वाला हूँ, उसमें सॉल्व कराऊंगा, वहाँ पर आप जाके देख लेना। सफ़ेद कशिश क्या होता है, ZnSO4.7H2O, ये सफ़ेद कशिश का सूत्र होता है। जो बच्चों हरा कशिश होता है इसका सूत्र होता है AFeSO4.7H2O, ये चीज़ आपको याद रखना है। नीला थोथा का CuSO4.5H2O होता है। मोहन रबड़ का होता है EFeSO4 का होल क्लोराइड NH4 का होल क्लोराइड SO4.6H2O। आपको इस सूत्र याद रखना है क्योंकि बच्चों इनसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सूत्र पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात आती है अगला क्वेश्चन बच्चों जिसमें पूछ रहा है संक्रमण धातुओं के बारे में। संक्रमण जो धातुएं होती है सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए संक्रमण जो भी धातुएं हैं वो रंगीन यौगिक बनाती है क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों उपस्थित होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे मोलर चालकता के बारे में पूछा गया है। मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में बताना। मोलर चालकता क्या होती है इसकी डिफिनेशन को समझिएगा। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके एक मोल, उसका एक मोल, इसके एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता। कोई भी विद्युत अपघट्य उसके पदार्थ है, उसके एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं जिसका सूत्र होता है लैम्डा m = x.100/c। ठीक है, एक आपको सूत्र मिल सकता है लैम्डा m = कप्पा × 1000/c, वो भी सूत्र होता है, तो उसको भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक, अगला बच्चों नोट में हमें कुछ चीज़ें याद रखना है। विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों की सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता तथा, अगर बात सुनिए, अगर विलयन कोई अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है कोई, उसकी हम क्या करेंगे, उसका जो विलयन है, विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है उसका विलयन है, उसकी अगर हम सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेटिव को घटाते हैं, सांद्रता को अगर हम घटाएंगे तो चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। अगर चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ाएंगे तो हमारी सांद्रता घटेगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या लिखिए, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है बहुत छोटी सी डिफिनेशन के अंदर। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड का विभव है। ठीक है, होता क्या, जब किसी धातु को, जब हमारे पास कोई भी धातु है, कोई भी एक धातु है, अब उस धातु की क्षण को, उसी धातु की क्षण को हम क्या करते हैं, रबड़ के जलीय विलयन में डुबोते हैं। किसी भी धातु को हम उसी धातु के रबड़, जो उसी धातु की क्षण होगी उसको हम क्या करेंगे, उसी धातु का जो रबड़ का जलीय विलयन होगा उसमें डुबोएंगे। कोई भी क्षण ले लेते हैं किसी भी धातु की, अब क्या करते हैं, उसी धातु का हम रबड़ का एक जलीय विलयन बनाते हैं, उसका रबड़ का जलीय विलयन जो बनाएंगे उसमें उस धातु को डुबाएंगे। तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में जैसे हम उसमें डुबोएंगे तो धातु की जो क्षण होगी और विलयन होगा, उनके मध्य में एक उत्पन्न होने वाला जो विभव होता है, उनके मध्य में क्या होगा, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। और इस विभव को, उत्पन्न होने वाले विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे बच्चों ई से प्रदर्शित करते हैं। चीज़ आपको पता है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। समझ में है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें बच्चों पूछा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? देखिए होता क्या है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में है उसमें क्या होता है, जो भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करते हैं, कोई भी अगर अम्लों से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। एल्यूमिनियम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, किंतु यह जल और वायु में स्थायी है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है।
अगर गर्म जल या फिर जलवायु है उस पर क्या होता है, उच्च ताप पर क्रिया करता है, और साधारण ताप पर जल के साथ अभिक्रिया मंद होती है, इसीलिए हमें पता चलता है क्या है, स्थायी है। समझ में आ गया। अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों है विशिष्ट चालकता को लेकर। विशिष्ट चालकता क्या होती है, देखिए किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता इसे केवल या चालकता कहते हैं, इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि 1/r होता है, यानी कप्पा इक्वल टू 1/r होगा। r क्या है, प्रतिरोध है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम रो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कि व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, चीज़ आपको याद रखना है। इसका मात्रक जो होता है बच्चों ओम सेंटीमीटर या फिर मोल भी यहाँ पर होता है, ओम सेंटीमीटर मोल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों है संघनन क्या है, यानी कि संघनन क्या है, आपको बताना है संघनन क्या होता है। देखिए संघनन एक अभिक्रिया होती है, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्डोल संघनन, तो वही एक संघनन परिभाषा के रूप में पूछ दी जाती है, और कभी कभी नेम रिएक्शंस के रूप में भी एल्डोल संघनन पूछ दिया जाता है। होता क्या, जब किसी कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक होगा, उसके दो समान आपस जो अणु होंगे, समान अणु एक ही कार्बन के होंगे, मतलब अगर एक में 2 कार्बन है तो उसमें भी 2 कार्बन होने चाहिए, दोनों समान अणु क्या होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं, तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे एल्डोल संघनन, हमने क्या किया, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड लिया, इनकी दोनों की क्रिया करा दी, एक हमारा कंपाउंड बना जिसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। ये हमारा संघनन कंपाउंड बना, इसे हम एल्डोल संघनन कह सकते हैं। रिएक्शन होती है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन आपसे रिएक्शन पूछी जाती है तो ये परिभाषा लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है लिपिड्स क्या होते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि लिपिड्स होते क्या हैं और इनका कार्य क्या होता है बच्चों। तो लिपिड्स क्या होते हैं, वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ऐसे तेल तथा वसा जो क्या होते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और वनस्पतियों से भी प्राप्त होते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। इनका उपयोग क्या होता है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के ताप को नियंत्रण करना और जनन क्षमता को भी नियंत्रण करना लिपिड्स के प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों, यानी कि जो भी हमारे संक्रमण धातुएं हैं उनके कण एंथैल्पी का जो मान होता है वो उच्च होता है, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए संक्रमण धातुओं के कण एंथैल्पी का जो मान होता है वो उच्च होता है, क्योंकि इनमें आई युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसके कारण, आई युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण संक्रमण धातुओं के कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। समझ में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। अब होता है क्या, राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है, और ये राउल्ट का नियम 3 से 4 या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। होता क्या, राउल्ट का नियम समझिए। इस नियम के अनुसार, किस नियम के, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का, कोई भी विलयन है उसके वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन जो होगा, कोई भी विलयन है उस विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षित अवनमन है विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर हो, यानी कि जो विलेय पदार्थ होगा उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। P माइनस पी एस अपॉन पी होता है, N1 प्लस N2 होता है, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है राउल्ट का नियम का। अब बात आती है यहाँ पर क्या है, P क्या है, PS क्या है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों P क्या है, P है विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और N1 क्या है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, N2 क्या है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। विलेय और विलायक दोनों को मिला देंगे विलयन ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है। ये मोल प्रभाज में आपने इतना पढ़ा होगा, विलय के मोल प्रभाज को विलयन का जो राउल्ट का नियम होता है, किसी भी विलयन के वाष्प दाब अवनमन के आपेक्षित अवनमन जो होता है उसी को विलय का मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि जो विलय का मोल प्रभाज होता है उसी के बराबर होता है। कोई भी वाष्प दाब है, कोई भी विलय है, उसके वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, तो इतना हो गया आपेक्षित अवनमन, विलय के मोल प्रभाज, इन दोनों का मान जो होता है इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है, ठीक है। ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में सॉरी सीमाएं, राउल्ट का नियम जो होता है सीमाएं क्या होती हैं, क्या है, सीमा का मतलब होता है कहाँ पर लागू होता है और कहाँ पर लागू नहीं होता है, किसका ये विचलन प्रदर्शित करते हैं, किन पर ये नियम लागू हो जाता है। देखिए राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है, राउल्ट का नियम जो होता है जो तन विलयन होते हैं उन पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का, यह राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वहाँ पर लागू नहीं होता, ठीक। यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, कोई वाष्पशील अगर पदार्थ है तो उस पर नहीं लागू होगा, सिर्फ आवासशील विलय के पदार्थों पर ही ये राउल्ट का नियम लागू होता है, ठीक है। विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का, जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं इन पर राउल्ट का नियम जो है लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्ट के जो विलयन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम जो होता है लागू नहीं होता है, वहाँ पर राउल्ट का नियम अपनी क्रिया नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता। समझ में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें पूछा जा रहा है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म जो होता है, इसका सूत्र होता है CaCl3, इसको वायु या सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देंगे। बच्चों क्या होता है, क्लोरोफॉर्म सूर्य या प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके एक विषैली गैस बना लेता है, फास्जीन। अगर हमने क्लोरोफॉर्म को
वैसे भी जहरीला होता है, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया ना, क्लोरोफॉर्म को आपको पता ही है जब भी भरा जाता है इनको रंगीन बोतलों के अंदर भरा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा एथिल अल्कोहल डाल दिया जाता है। ठीक है, भरा जाता है, इनको सूर्य या वायु के प्रकाश की उपस्थिति में खुला नहीं छोड़ सकते। अगर मैंने खुला छोड़ दिया तो ये ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया यानी कि उसके साथ क्रिया करेंगे और एक बहुत जहरीली गैस बना देंगे जिसको हम कहते हैं फास्जिन, COCl2 होता है। ठीक है, इसीलिए इनको खुला नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मानव शरीर में जो मानव का शरीर होता है उस शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन की क्या महत्व है? कैल्शियम और आयरन का क्या महत्व होता है मानव शरीर के अंदर? तो बच्चों अगर हम बात करें कैल्शियम युक्त जो लवण होते हैं, जो भी कैल्शियम युक्त के लवण होते हैं उनके से बने हुए लवण जो होते हैं वो हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम की बात हो गई। आयरन क्या होता है? आयरन मुक्त जो होता है, आयरन युक्त लवण जो होते हैं हीमोग्लोबिन की रचना करते हैं। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना, हीम जो होता है प्रोटीन भाग होता है, ग्लोबिन जो होता है आयरन वाला भाग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी कि हीम प्रोटीन और ग्लोबिन आयरन होता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, इसमें क्या होता है? आयरन की मात्रा पाई जाती है। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे नष्ट समीकरण के बारे में पूछा गया है। क्या है? नष्ट समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव समीकरण लिखिए। यानी कि जो नष्ट समीकरण होता है या फिर इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण होता है, इसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन हमसे 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। आपने नष्ट का समीकरण पढ़ा था, E = E0 - 2.303 RT/NF log 10 1/Mn पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है? E क्या है? E बच्चों इलेक्ट्रोड विभव होता है, E0 क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। E जो है बच्चों इलेक्ट्रोड विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R जो है क्या? गैस नेतांक जिसका मान होता है। अब यहाँ पर बच्चों ये मान जो है आपको कभी कभी 0.821 हो सकता है और या फिर आप 96,500 भी लिख सकते हो। 96,500 ये मान यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, 96,500 मान यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला T होता है परमताप होता है, E जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, F जो है फैराडे नियतांक है, Mn धातु के आयनों की संख्या यानी कि जो धातु आयन होते हैं उनकी संख्या है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें बच्चों मोलरता और मोल अंश के बारे में पूछा गया है। मोलरता और मोल अंश पर हमें टिप्पणी करने को बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिए मोलरता क्या होता है? कोई भी हमारा 1 लीटर विलेन है, उसमें घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, जो विलेय होता है उसके मोलों की संख्या होती है, उसको विलेन की मोलरता कहते हैं। इसे मोलरता यानी कि M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल अपॉन विलेन का आयतन लीटर में। हम पहले विलेय के मोल निकाल लेंगे, फिर विलेन का आयतन निकालेंगे, वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर ml में दिया तो उसको हम लीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसे मोलरता कहते हैं। फिर आता है मोल अंश क्या होता है या मोल प्रभाज क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। देखिए विलेन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, हमारा जो विलेन उपस्थित है उस विलेन में उपस्थित एक घटक या फिर एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, एक घटक या फिर कोई एक अवयव होगा उसके मोलों की संख्या, तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या। यानी कि एक अवयव के मोलों की संख्या प्लस विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। इसे बच्चों एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हमें विलेय के मोल अंश निकालना है तो सबसे पहले विलेय के ऊपर लिखेंगे मोलम, फिर हम लिखेंगे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, क्योंकि हम जब निकालेंगे ऊपर लिखेंगे विलेय के मोल, फिर हम लिखेंगे विलेय और विलायक के दोनों के मोल, यानी कि कुल विलेयन के मोल। अगर हमें विलायक निकालना तो ऊपर विलायक के मोल लिखेंगे, नीचे विलायक प्लस विलेय के मोल लिखेंगे। ठीक है, तब हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अगला एक छोटा सा टॉपिक है परासरण दाब क्या होता है। बच्चों अगर परासरण की क्रिया हो रही थी, अब हमें वो क्रिया रोकनी है, परासरण की क्रिया रोकनी है। अब उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम एक दाब लगाएंगे और उस दाब को ही बच्चों हम परासरण दाब कहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक आयन बना देते हैं क्यों? देखिए जो भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन आयन क्यों देते हैं, इसके बारे में आपको बताना। बच्चों डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रंगीन यौगिक बना देते हैं, रंगीन आयन देते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, Zn डबल पॉजिटिव सफ़ेद, Zn डबल पॉजिटिव आयन है वो सफ़ेद तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों है? बच्चों आपको पता है Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30, Cu का परमाणु क्रमांक होता है 29। होता क्या, Zn डबल पॉजिटिव है मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 30 में से 2 घटा दिए 28 बचे। अब Cu डबल पॉजिटिव का मतलब इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारे बचे 27। ठीक है, 29 से 2 निकालिए 27। अब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। जब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो हमें 3D9 आया, 3D10 आया, यहाँ पर 3D9 आया। अब बच्चों आपको पता है डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि पूर्ण भरा हुआ है। अब 3D9 है क्योंकि इसमें होने चाहिए 10। अब जितने कम है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इसी के कारण Cu में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर ज्ञात हुआ, जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो हमें ज्ञात हुआ है कि
Zn में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, Zn डबल पॉजिटिव जो है इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं क्योंकि 0 है, इसीलिए सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए समीकरण, इसीलिए इसी कारण से हमारा जो नीले रंग का होता है कौन, Cu डबल पॉजिटिव। समझ में? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, संक्रमण तत्व को परिभाषित कीजिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS1 तथा NS2 होता है, यानी कि NS1 होगा NS2 होगा, जबकि इसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 P6 3D1 से लेकर 3D10 तक होता है। ठीक है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्य जो लास्ट वाला कोश होगा। संक्रमण तत्व के बाह्य कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन, जबकि अंतिम या पिछले वाले बाह्य कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन, जबकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पिछले वाले कक्षक कोश में, जो पिछले वाला जो कोश होगा उसमें 9 से 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो पिछले का कोश होगा उसमें बाह्य कोश में एक से दो इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन, जबकि जो अंतिम जो हमारा कोश होगा उसमें क्या होगा, यानी कि जो इसलिए अंतिम पिछले वाले कोश में क्या होगा 9 से 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट विसिल एट वी के उपवर्ग जो होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको एक बार फिर समझ लेना है। एल्कोहलों के क्वथनांक समान अनुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? यानी कि जो हमारे एल्कोहल होते हैं उनका क्वथनांक जो होता है समान अनुभार वाले ईथर होते हैं उनकी तुलना में उच्च होता है, क्यों? देखिए हमारे जो एल्कोहल होते हैं उनका क्वथनांक जो होता है ईथर की तुलना में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, एल्कोहल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध जो होता है उपस्थित होता है। जो हमारे एल्कोहल होते हैं इनके अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है क्योंकि यहाँ पर OH जुड़ा होता है। ठीक है, इसके कारण इसके अणु मजबूती से जालक के रूप में बंधे रहते हैं। किसके? एल्कोहल के बंधे रहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जिसे अगर हमें तोड़ना है अधिक ताप की आवश्यकता होगी, जबकि ईथरों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। जो हमारे ईथर होता है उनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, क्योंकि इधर मान लीजिए एक इधर हमारा कोई कंपाउंड इधर बीच में O लगा होता है, ईथर का होता है। ठीक, इसीलिए एल्कोहल के क्वथनांक समान और भार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं। चीज़ आपको याद रखना। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एल्कोहल होते हैं उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वो जालक के रूप में अच्छे से मजबूती से बंधे रहते हैं। अगर हमें तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ईथरों को ऐसा नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं उपस्थित, उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। इसी के कारण जो हमारे समान और भार वाले ईथर होते हैं, वो समान और भार वाले एल्कोहल होते हैं, वो ईथर की तुलना में अधिक, यानी कि अधिक मतलब उनका क्वथनांक जो होता है ज़्यादा होता है, और उनको तोड़ने के लिए आवश्यकता भी, हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वो भी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब बच्चों आता है फिनॉल साइक्लोहेक्सेन की तुलना में अधिक अम्लीय है। जो हमारा फिनॉल होता है वो साइक्लोहेक्सेन की तुलना में अधिक अम्लीय है। ऐसा क्यों है? देखिए बच्चों, ये फिनॉल की रिंग ऐसी होती है, साइक्लोहेक्सेन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल है बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर साइक्लोहेक्सेन होता तो OH नहीं था, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल है और फिनॉल है, दोनों में OH समूह लगा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि इसमें OH समूह दोनों में है, लेकिन साइक्लोहेक्सेनॉल जो होता है इसकी तुलना में फिनॉल जो होता है अधिक अम्लीय क्यों होता है? देखिए, फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल में उपस्थित OH समूह, जो फिनॉल होता है इसमें उपस्थित OH समूह हाइड्रोजन आयन के आसानी से विस्थापित हो जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो आसानी से विस्थापित हो जाते हैं, इसीलिए ये अधिक अम्लीय है। समझ में है? तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, और आपको पता है सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसका सोल्यूशन वीडियो या फिर जवाब आपको 100% देंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।